मॉर्निंग स्टूडेंट, सत्यम पब्लिक स्कूल राणौली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 10 साइंस का जो अपना चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, उसके आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। परावर्तन के चैप्टर में हम पिछला जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था दर्पण का। हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़े थे, उसके बारे में परिभाषाएं पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, अवतल दर्पण कहाँ काम में आता है, उत्तल दर्पण कहाँ काम में आता है। सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग की। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, पहला उपयोग आता है अवतल दर्पण का, वो आता है गाड़ियों की हेडलाइट में। गाड़ियों की हेडलाइट में, हेडलाइट को बोलते हैं अग्रदीप। अग्रदीपों में जो रात के समय में हेडलाइट जलाते हैं सामने फोक, वो उनके अंदर कौन सा दर्पण काम में आता है, अवतल दर्पण काम में आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है, कौन सा आता है, अवतल दर्पण उपयोग में आता है। दूसरा इसका उपयोग होता है वो ये होता है कि सर्च लाइटों में, सर्च लाइटों में जो बॉर्डर पर अपने फौजी रखते हैं लाइटें, उन लाइटों के अंदर भी कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये दोनों चीजों के अंदर क्या होता है कि प्रकाश फैलता है। प्रकाश क्या करता है, फैलाता है। ये प्रकाश को एक जगह केंद्रित नहीं करता, उसको फैलाने का काम करता है। तो सर्च लाइटों में, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा होता है सौर भट्टियों में, सौर ऊर्जा की जो भट्टियां होती हैं उनके अंदर भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों के अंदर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, दांतों के डॉक्टर, डेंटलिस्ट बोलते हैं उनको, वो क्या करते हैं, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये चार इंपॉर्टेंट इसके उपयोग हैं अवतल दर्पण के। कि गाड़ियों की हेडलाइट के अंदर, तो आगे हेडलाइट होती है रात के समय में जिनको जलाते हैं, उनमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सर्च लाइटों में जो फौजी लाइटें रखते हैं उनमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सौर भट्टियों के अंदर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और दांतों के डॉक्टर दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके पश्चात आता है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग, पहला इंपॉर्टेंट उपयोग है इसका कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के अंदर जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसके पास में एक दर्पण लगा होता है। उस दर्पण से ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते क्या करता है, पीछे का दृश्य देखता है। उससे उसको पीछे जो भी साधन आ रहे हैं, जो भी वाहन आ रहे हैं, उनका पता चलता है। तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और आजकल एक नया और आ गया इसका उपयोग, एटीएम मशीनों में, एटीएम मशीनों में भी किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप एटीएम से पैसे निकाल रहे होते हैं तो उसके साइड में एक दर्पण लगा होता है। तो जो पीछे का जो व्यक्ति आपके पीछे खड़ा होता है वो क्या कर रहा होता है, आपको उस दर्पण में देखने पर पता चल जाता है। तो ये दो उपयोग किसके हैं, उत्तल दर्पण के हैं कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एटीएम मशीनों के अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। अवतल दर्पण के उपयोग याद रखना, गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, दांतों के डॉक्टर दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके विपरीत उत्तल दर्पण के उपयोग है, पहला उपयोग है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए ड्राइवर्स होते हैं वो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ड्राइवर के पास लगा होता है। दूसरा होता है एटीएम मशीनों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग है। इसके बाद में आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले देखो परावर्तन पढ़ा था, परावर्तन की परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उस परावर्तन के नियम पढ़े थे। नियम पढ़ने के पश्चात परावर्तन के दो प्रकार पढ़े थे,
फिर हमने दर्पण, दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ ली, और अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग। अब दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, इंपॉर्टेंट चीज है ये, दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम, 4 नियम है दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के, 4 नियम है। पहला नियम कौन सा होता है, देखना इधर। सबसे पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित, दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह आपका पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है, कैसे देखना इधर, यह आपका आ गया दर्पण, यह उत्तल दर्पण है, यह आ गई अपनी मुख्य अक्ष, यह आपका आ गया ध्रुव P, यह आ गया मुख्य फोकस, यह वक्रता केंद्र। ये चीजें हमने पढ़ी थी जब हमने दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी, तो कहा था कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, शी वक्रता केंद्र क्या होता है। तो पहला नियम क्या कर रहा है, ये जो लाइन है ये कौन सी कहलाती है, मुख्य अक्ष। पहला नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला नियम कहलाता है। जो आप यहां लिख रहे हो उसी के बदौलत देखो, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित हुई है, आपतित होगी तो परावर्तित होगी, परावर्तित होने के पश्चात किसमें से गुजर रही है, मुख्य फोकस, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो देख लो, मुख्य अक्ष के समांतर आई है, दर्पण पर आपतित हुई है, परावर्तित होने के पश्चात किसमें से गुजर रही है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये अपना पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम ठीक इसका उल्टा है, इसमें मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है और फोकस में से गुजर रही है। दूसरे नियम में क्या होगा, मुख्य फोकस से आएगी और परावर्तन होने के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो कैसे, दूसरा नियम देखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। यह आपका दूसरा नियम पहले नियम का ठीक विपरीत है। ध्यान से पढ़ना कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे, डायग्राम देखते हैं इसका। यह आपका आ गया दर्पण, अवतल दर्पण है, यह आ गई आपकी मुख्य अक्ष, यह आ गया आपका ध्रुव P, ये मुख्य फोकस F, ये वक्रता केंद्र C। परिभाषा पढ़ो इसकी, नियम पढ़ो। मुख्य फोकस से होकर, ये रहा मुख्य फोकस, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देख लो, पहले का ठीक विपरीत है। पहले में समांतर आई थी, फोकस में से गुजरी थी, इसमें मुख्य फोकस से आ रही है और किसमें से गुजर रही है, मुख्य अक्ष से क्या हो रही है, समांतर हो रही है। दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर गिरी है, परावर्तन के पश्चात किसके समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम
तीसरे नियम की बात करें, तीसरा नियम क्या कहता है? मैंने बताए थे कितने नियम हैं? 4 नियम बताए थे, 2 नियम हो गए। तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम, जब कोई प्रकाश किरण सीधी ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उतने ही कोण के साथ सीधी निकल जाती है, यह तीसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधी ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उतने ही कोण के साथ सीधी निकल जाती है। कैसे? डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये आ गया आपका अवतल दर्पण, ये आ गई आपकी मुख्य अक्ष, ये आ गया मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। कहां गिर रही है? जब कोई प्रकाश किरण सीधी ध्रुव पर, ये आपका ध्रुव है P, तो यहां गिरी जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उतने ही कोण के साथ, ये किरण यहां जितना कोण बनाती है उतने ही कोण के साथ ही क्या होती है? सीधी निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर 30 डिग्री का कोण बना रही है तो यहां पर भी कितने डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री का ही कोण बनाती है। ये कौन सा नियम है? अपना तीसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधी ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उतने ही कोण के साथ सीधी निकल जाती है। आपको ध्यान रखना, अगर ये आपतित किरण है, ये मुख्य अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है तो परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ये अपना कौन सा नियम हो गया? तीसरा नियम। चौथा और लास्ट नियम है इसका चौथा और लास्ट नियम, ये नियम ध्यान रखने हैं, ये जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तब अपने को आवश्यकता होगी इनकी। चौथा नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह बिना मुड़े वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ये कौन सा नियम हो गया? चौथा नियम हो गया कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में वापस से लौट जाती है। ये आपका डायग्राम हुआ, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका आ गया ध्रुव P, ये मुख्य फोकस F और ये वक्रता केंद्र C। कहां से गुजरी है? वक्रता केंद्र से, यहां से। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में वह लौट जाती है। इधर से गई, वापस भी इसी दिशा में लौट आती है। ये कौन सा नियम है? चौथा नियम। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम है। चारों नियम हमने देख लिए कि पहला नियम तो क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम था कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधी ध्रुवों पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात वह उतने ही कोण के साथ सीधी निकल जाती है। और चौथा नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ये अपने हैं दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। कितने नियम है? आपके सामने 4 नियम है। अब ध्यान रखना, जब भी प्रतिबिंब बनाओ तो हमेशा पहला तो नियम लगेगा ही लगेगा। कोई सी भी आपको स्थिति दे, अगला जो भी स्थिति दे, उस स्थिति में पहला नियम तो हमें लगाना ही लगाना है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि 2, 3 और 4 इनमें से कौन सा नियम लागू होता है। पहला तो लगेगा, अब उसके साथ में अगर दूसरा लग गया तो ठीक है, दूसरा नहीं लगा तो तीसरा लगेगा, तीसरा नहीं लगा तो
चौथा लगेगा। इन तीनों में से एक नियम जरूर लगेगा और दो नियम लगकर हम क्या बनाएंगे, प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। अभी हम प्रतिबिंब बना के देखते हैं कि कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। याद रहेंगे ये चारों। देखो प्रतिबिंब बनाते हैं। एग्जाम में अपने को अगला स्थिति देगा कि ये प्रतिबिंब बनाइए। देखो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। एक स्थिति लिखते हैं कि जब वस्तु को आप बिंब कह सकते हो, वक्रता केंद्र जिसको सी कहते हैं, वह अनंत के मध्य स्थित हो। यह आपको स्थिति दी है कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। इसका प्रतिबिंब बनाना अपने को, इसका प्रतिबिंब बनाना है कि जब वस्तु दी है, कहां स्थित है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। सबसे पहले कौन से दर्पण से पूछा है, अवतल दर्पण से पूछा है। अवतल दर्पण का निर्माण कर लेते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये आ गई आपकी मुख्य अक्ष। अब ध्यान रखना, दर्पण को हम एक खोखले गोले का भाग मानते हैं, तो इसका केंद्र अपने को सही जगह लेना है। ये आ गया आपका वक्रता केंद्र आ गया। ये क्या आ गया, मुख्य फोकस। ये आ गया आपका ध्रुव। तीन चीजें अपने को लिखनी है, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव। वस्तु कहां है, वक्रता केंद्र। अब अनंत है, अनंत इसको आप कितना भी बड़ा ले जाओ वो अनंत ही रहेगा। वो क्या रहेगा, अनंत रहेगा। अपने को रखनी है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो ये रहा वक्रता केंद्र, अनंत मान ले तो आगे बहुत सारा है, हम यही रख लेते हैं। यहां आपकी वस्तु है, ये रही आपकी वस्तु। ये वस्तु इस वाले किनारे से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब वस्तु रख दी, वक्रता केंद्र है, अनंत अपने को पता नहीं कितना होता है, तो आगे हम अनंत मान लेते हैं। यहां वस्तु रख दी। अब नियम लगाने पड़ेंगे। पहला नियम हमने क्या कहा था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये अपना कौन सा नियम हो गया, पहला नियम हो गया। ये नियम मैंने कहा था कि एक तो पहला नियम लगेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से एक लगेगा। पहला नियम हमने लगा दिया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये जो प्रतिबिंब बना है, ये कहां बनेगा, सी व एफ के यहां बन रहा है। देखो अब आप जब स्केल से इसको मापोगे, स्केल से माप करोगे, क्योंकि ये नाप है, ये अपने को नाप के लिखने पड़ते हैं। तो दो काट रहा है यहाँ पे, अपना प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अपने नियम लगाए हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कहां बनेगा, सी व एफ के मध्य। सी व एफ के मध्य। वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। और कैसा बनेगा, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब तो इसलिए क्योंकि हमने अपने नियम लगाए हैं। सी व एफ के मध्य यहां बनेगा, इन दोनों के बीच में काटेगा, यहां पे छोटा बनेगा। ये बड़ा है, ये कैसा है, छोटा। और उल्टा, ऊपर सीधा है, नीचे कैसा है, उल्टा है। तो अपने को स्केल से माप के लिखना है, ये नियम है। देखो यहाँ बोर्ड पे ये लाइनें टेढ़ी जा रही है, आपकी लाइनें टेढ़ी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आप स्केल से लाइन खींचोगे वो एकदम करेक्ट आएगी। वो क्या आएगी, एकदम करेक्ट आएगी। तो ये नियम है कि जो वस्तु कहाँ रखी हुई है, वक्रता के अंदर, वह अनंत के बीच में। एक और बताते हैं आपको, दूसरा नियम हम देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। तो अपना डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम आया अपना, ये क्या है,
ये लाइनें टेढ़ी नहीं जानी चाहिए, ध्यान रखना, आपको स्केल से खींचना है। ये एफ है, ये क्या है सी, ये क्या है ई। वस्तु कहाँ है सी पर, ये रही। पहला नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब इसका दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण दूर मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां पर दोनों काटती है, ये दोनों क्या होगा, मेन जगह ही काटेगी। कहां पर काटेगी, अगर वस्तु सी पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, सी पर ही बनेगा। ये आपको ध्यान रखनी है। इस प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, स्थिति लिखनी बहुत जरूरी होती है। स्थिति है पहली वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्योंकि हमने अपने नियम लगाए हैं, जो हमने नियम पढ़े थे वो नियम है, तो वो स्थिति कैसी, वास्तविक प्रतिबिंब। कहां बन रहा है, सी पर ही बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु के क्या बनेगा, वस्तु के बराबर। तो ये ऐसे प्रतिबिंब है जो आपको 6 प्रतिबिंब बनाने हैं। कितने प्रतिबिंब बनाने हैं, 6 प्रतिबिंब बनाने हैं। और 6 प्रतिबिंब में आपको अपने नियम लगाने हैं। आपकी बुक में टेबल दे रखी है 6 प्रतिबिंबों की, वो टेबल देखना, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाने हैं, नियम बनाने हैं। तो ये टॉपिक हो गया किसका, दर्पण से संबंधित। इसका टॉपिक हो गया दर्पणों से क्या बनाना, प्रतिबिंब निर्माण करना। इसके पश्चात अब हम आगे पढ़ेंगे, इसमें एक और हो गया दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र और एक दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ये 2 और रह गए इस टॉपिक में, दर्पण के टॉपिक में। एक रह गया इसमें आवर्धन। ये 3 टॉपिक रह गए दर्पण से संबंधित के अंदर कि दर्पण सूत्र क्या होता है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी और आवर्धन, ये 3 टॉपिक रह गए। उससे पहले आपको ये प्रतिबिंब निर्माण जरूर कोशिश करनी है घर पे बनाने की। अगर नहीं आए आपको तो आप मेरे को दोबारा कमेंट बॉक्स में बताना कि सर अपने को ये टॉपिक निर्माण, ये टॉपिक है जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का, ये दोबारा बताया जाए। उसके पश्चात अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दर्पण सूत्र की, कार्तीय चिन्ह परिपाटी की और आवर्धन की। थैंक यू वेरी मच।